तो आज से हमारा जो है सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। सिलेबस से सबसे पहला टॉपिक से जो है लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत में कौन कौन से टॉपिक है वो सारी चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है, वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये सिलेबस का सेकंड टॉपिक है, ठीक है, सेकंड पेपर है। बट हम जो है लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इजी है और यहाँ से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में कंफर्म रहता है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा वैसे सबसे इजी सब्जेक्ट भी है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे बेसिक से धीरे धीरे तो आपको ये सबसे इजी सब्जेक्ट लगने वाला है, ठीक है, मतलब मान के चलो। और अगर हम देखें लीनियर अलजेब्रा को मैं जो है यूनिट वाइज अगर डिस्कस करूं, है ना, या चैप्टर वाइज बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम 4 चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड इनवर्स। ये भी ये 3 चीज इसी में है, ठीक है, एंड इनवर्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर आता है। फर्स्ट चैप्टर में आएगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और साथ में इसका इनवर्स, ठीक है, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 की बात करें तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर सेकंड में। चैप्टर नंबर सेकंड में हम लोग देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। ओनली रैंक वो चैप्टर नंबर 2। इसको चैप्टर वाइज से डिवाइड करने से बेनिफिट क्या है, आपको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर मतलब हमको इस टॉपिक से ही पढ़ना है, यहाँ पर ये टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे, यहाँ पर ओनली मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और इनवर्स रहेगा, यहाँ पर ओनली रैंक रहेगा। इस तरह से हम इसको चैप्टर में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए बुक भी बताऊंगा कि कौन सी बुक प्रीफर करनी ज्यादा बेटर है लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो ये थर्ड चैप्टर हो जाता है। ओके बच्चों, थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 में अगर हम देखें तो क्या डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 4 में इसमें रहेगा आपका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, ठीक है। इसके बाद एक और चैप्टर है जो कि लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा, चैप्टर नंबर 5, और इसमें डिस्कस करेंगे ओनली कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये जो है इसको 5 चैप्टर में हम इसको डिवाइड किए हैं। ओके, तो देख लो भाई कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए रहेगा। अगर इस लीनियर अलजेब्रा में देखें तो पूरा कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा जो है ओनली 5 चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, ये पूरा लीनियर अलजेब्रा कंप्लीटली हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, जो जो मैंने बताया ना, जो डिफरेंशिएशन के जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं उसको हम एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। संडे में एक क्लास ले लेंगे जिसमें आप सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आप लोग याद रख लेना कि ये 5 चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले पूरा कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा, टोटल कंप्लीट, ठीक। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि क्या है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और फिर उसके इनवर्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बुक रिफर कर दूं। कौन कौन से रिकमेंड कर देता हूं बुक, अगर आपको बुक्स देखने हैं। वैसे एक बुक पढ़ लोगे काफी है, सिर्फ एक बुक पढ़ लोगे तो काफी है। इस बुक्स में जितने भी हैं मटेरियल्स वो सफिशिएंट है, ठीक है। और उस बुक का नाम है जो सॉम सीरीज की बुक आती है, ठीक है। इसका जो है लीनियर अलजेब्रा नाम है बुक का, लीनियर अलजेब्रा साउंड सीरीज आउटलाइन।
और ये बुक को मैं आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सॉन्ग सीरीज, सॉन्ग सीरीज की आउटलाइन लुक, आउटलाइन। तो एक ये बुक जो है पढ़ लोगे तो ये बुक अच्छी है। इस बुक में सारे मटेरियल्स जो अपने जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें कवर अप है, ठीक है। हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक है, ओके, ठीक है। कोई भी बुक पढ़ सकते हो, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये बेस्ट बुक है, ठीक है। बाकी वो भी अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो। दूसरा एक HK दास की बुक आती है, इसकी बुक तो पीडीएफ तो नहीं है मेरे पास, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से एक बुक बनाई है HK दास, जो कि एस चांद पब्लिकेशन है, ठीक है। एस चांद पब्लिकेशन की आती है, वो सिर्फ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहती है बुक, तो बट ये मिलेगा नहीं आप लोग को। ये एक बुक है जो इसको जो है मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, वो जो बुक है उसमें मैथ्स की बुक नहीं मिलेगी, जो आप लोग को बुक जो मिल रही है उसमें मैथ्स की बुक नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सब जो है बुक अगर हम रिकमेंड कर सकते हैं तो ये अच्छी बुक मानी जाती है, ठीक है। सोम सीरीज की आउटलाइन की बुक है ये। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका? फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर बेसिक से समझोगे आप लोग, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहले मैट्रिक्स क्या होता है उसको जानेंगे, फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन कि भाई मैट्रिक्स होता क्या है। हो सकता है आधे बच्चे पढ़े होंगे, उनको डिटेल मालूम होगा, बट कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैट्रिक्स का कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ, मैट्रिक्स एक कलेक्शन है नंबर्स का, अरेंजमेंट। क्या बोल रहे हो? नहीं, ये एक्चुअल में ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बुक है ना, स्पेशल माइनिंग के लिए नहीं बनी है बुक। लेकिन इस बुक में पूरे कंटेंट अवेलेबल हैं जो हमारे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा और भी हैं उसमें, बट हमको जरूरत नहीं है बाकी सभी टॉपिक को देखना। जितने टॉपिक्स बताया वो ऑलरेडी इस बुक में है, पूरा कंप्लीट मिल जाएगा टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें मैट्रिक्स क्या है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है मैट्रिक्स? क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। इसकी थ्योरी वाली मैं पीडीएफ भेज दूंगा, थ्योरी वाला, बस अभी ये बता रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। ये नंबर्स होते हैं, यहाँ पर जो नंबर्स होंगे, यहाँ पर वो कौन से नंबर्स होते हैं, ये बीच में जो है एक नंबर्स आएगा, और वो नंबर आपके रियल या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। रियल समझते हो ना, रियल नंबर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 2√2, ये सारे जो है नंबर क्या है? रियल नंबर होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स लाइक 2+3 आयोटा, ठीक है। इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? अंडर रूट में जैसे -2 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखा जाता है? √2 आयोटा लिखा जाता है, क्योंकि आयोटा का मतलब क्या होता है? अंडर रूट में -1 होता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का अरेंजमेंट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? सिर्फ नंबर का कलेक्शन है, और वो नंबर्स जो रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है, उन नंबर्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें वो नंबर्स जो है रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंजमेंट रहते हैं। रो या कॉलम के फॉर्म में क्या होता है? सीक्वेंस में उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुछ रो भी होते हैं और कॉलम होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज की बात किया जाए, इसको जो नोटेशन है, मैट्रिक्स को नोटेशन की बात करें तो हम यहाँ पर इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर आप इस ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, या फिर आप इस ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। इसके अंदर में एलिमेंट्स को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर मैंने जो लिख रहा हूँ यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो आएगा वो नंबर्स होंगे, और वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, रियल या कॉम्प्लेक्स। मैं उसका पोजीशन लिख रहा हूँ A11, A12 डैश 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 A1N है, ठीक है। उसके बाद नीचे ये फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो। क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो।
तो ये जो है फर्स्ट रो है। सिमिलरली नीचे जो नंबर्स आएंगे A21, अब ये 21, ये 1 2 ये सब क्या नंबर है, यहाँ पर आप समझना बेसिक चीजें। यहाँ पर 21 का मतलब होता है कि ये सेकेंड रो में चल रहा है, सेकेंड रो, और ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया है। ये A22 का मतलब होता है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये कॉलम है, खड़ी खड़ी जो है इनको क्या बोलते हैं, कॉलम, और इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम सेकेंड में है और ये nth कॉलम में है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड रो। तो क्या मैंने बताया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, जो रो वाइज या कॉलम वाइज अरेंजमेंट रहते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स आपके रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर फुलफिल किए जाते हैं। यहाँ पर ये जो है ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, इस तरह से ये जाते जाता है। ये कौन सा रो हो गया, देखो 1 2। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें 3 रो दिख रहा है, 3 रो नहीं है, बीच में डैश डैश है। डैश डैश का मतलब बीच में बहुत सारे रो हैं, तो रेंडमली एक कौन सा नंबर मान लिया, m, मतलब टोटल m रो है। रो की संख्या कितनी है, m है, m रो की संख्या, और ये जो है इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, कॉलम की स्पेलिंग COLUMN लिखा जाता है, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया। ये आपका सेकंड कॉलम हो गया। इस तरह से ये कौन सा कॉलम है, n कॉलम है, nth कॉलम। ठीक है, तो ये जो है कॉलम हो गया। अब यहाँ पर समझना इस बात को, तो ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा था A इक्वल टू, जो वहां पर एलिमेंट्स लिखे थे, इसमें AIJ जो होता है शॉर्टकट में लिखने का तरीका है ये, और M क्रॉस N लिखा है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गए। ये जो मैंने बड़ा सा लिखा है इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो कैपिटल A इक्वल टू AIJ लिखते हैं, या M क्रॉस N लिखते हैं। ये M बताता है रो और ये N बताता है कॉलम। ठीक है, और M क्रॉस N को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये जो M क्रॉस N है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सारी चीजें मालूम होनी चाहिए किसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो M क्रॉस N को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का वो ऑर्डर होता है जिसमें M क्या है, रो है, और N क्या है, कॉलम होता है। ठीक है, इसमें I क्या होता है और AIJ क्या है, तो AIJ को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या एंट्रीज, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का वो एलिमेंट्स है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें आई क्या है, आई बताता है ये 1 2 3 डैश 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 टोटल m रो है, टोटल रो को डिनोट करता है। आई की वैल्यू स्टार्ट करनी है 1 से लेके कहां तक जाएगा, m तक। इसमें j क्या है, तो j कॉलम होता है, कॉलम में हमने 1 2 3 डैश 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 n कॉलम दिया था। तो ये जो है m क्रॉस n ऑर्डर हो गया, m रो हो गया, टोटल रो, n आपका टोटल कॉलम हो गया, AIJ एलिमेंट है, और ये पूरा क्या है, एक मैट्रिक्स। पूरा क्या है, एक मैट्रिक्स होता है। क्लियर है, तो मैट्रिक्स क्या है, सिर्फ कलेक्शन है उन नंबर्स का, ठीक है, जो रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, और उनको हम कैसे लिखा जाता है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज में इसका लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स का यूज हम कहाँ करते हैं। मैट्रिक्स का यूज हम करते हैं कहाँ पर, जो है जहाँ सिटिंग अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लीजिए इसका यूज हम देखे कहाँ करते हैं, अगर हम ये जो है आपका कोई स्टेज है, ये क्या है, कोई स्टेज है, और स्टेज में मान लीजिए कोई पर्सन जो है लेक्चर दे रहा है, तो यहाँ पर अगर अरेंजमेंट नहीं रहेगा, यहाँ पर जो पब्लिक है अगर कहीं भी रेंडमली खड़ी है, कहीं भी बैठी है कुर्सी लगा के, तो यहाँ पर क्या होगा, कम स्पेस में, कम स्पेस में हमको क्या, ज्यादा स्पेस है लेकिन लगेगा कम स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर लोग सीक्वेंस से अरेंज नहीं है ना, सिस्टम से अरेंजमेंट इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर एकदम भीड़ लगेगा, लगेगा कि यहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी चीज को अगर हम क्या कर दें, और दूसरी चीज की, अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है, इस पर्सन को, इसको बुलाना है या कुछ अनाउंसमेंट करना है, तो ये नहीं बता पाएगा कि ये कौन सा पर्सन है। तो इसकी खुद की एक आइडेंटिटी नहीं है, इस पर्सन की कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी जहां भी है, कोई रैंडमली कहीं भी खड़ा है, तो उसको कोई भी एक प्लेस जगह नहीं मिला है। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम सीक्वेंस से अरेंज कर दे, रो वाइज एंड कॉलम वाइज, तो यही जो है यहाँ पर कम स्पेस में हम ज्यादा पर्सन को बैठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एक चेयर लगा दिया लाइन से ऐसा, ठीक है, और ऐसे उसके पीछे लाइन से फिर से चेयर बैठा दो, और ये जगह बना दोगे एरे के फॉर्म में, पहले से फिक्स जगह बना दोगे, तो यहाँ पर इतने ही पर्सन आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो ये
फर्स्ट, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है, तो 5 रो में है। और कॉलम भी देखोगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम में ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, 4 5 6 7 8, तो इसको हमने क्या किया है, 5 रो और 4 जो है 5 रो और 8 कॉलम, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम में ये डिनोट किया, यानी कि 5 रो और 8 कॉलम में इसको क्या कर दिया, हम अरेंज कर दिए। अब इससे क्या होगा, जो बंदा यहाँ बैठा होगा तो इसको अनाउंस करना होगा, तो सीधा बोलेगा भाई लास्ट वाले रो में जाओ और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को उठा के लेकर आओ। तो उससे उसका एक पहचान भी मिल गई कि बंदा जो यहाँ बैठा है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कैसे, क्योंकि इसको हमने नंबर दे दिया, रो से समझ में आ रहा है कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो में बैठा है बंदा। फिफ्थ रो में कॉलम देखेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम में, तो जो है फिफ्थ रो और फोर्थ कॉलम में जाके उसको लेकर आ पाएगा। जैसे आप लोग जब एग्जाम देने भी जाते होगे तो वहां जो चेयर्स होते हैं अरेंजमेंट का, चेयर का अरेंजमेंट इसी फॉर्म में होता है, जिससे हमको रोल नंबर खोजने में काफी आसान होती है। कि भाई जैसे मेरा रोल नंबर यहाँ मिल रहा है तो मैं डायरेक्ट रूम में एंटर करूंगा और मैं यहाँ से समझूंगा कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो में है, और कॉलम देख लूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, छठवें कॉलम में है और चौथे रो में। तो जिससे क्या होगा, हम उस जगह पर आसानी से जल्दी से चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, मैंने वही बताया ना, यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, करने के बाद हर एलिमेंट्स का हम क्या कर सकते हैं, नाम दे दिया। जैसे पहला वाला जो पोजीशन होती है उसको A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम होता है, ठीक है। यहाँ पर A12 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। ऐसे A13 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है, ठीक है। फिर जब हम सेकंड रो में आएंगे तो इसको A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बोलेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है, A22 बोलते हैं इसको। यहाँ पर ए सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गया। इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग दे दिए हैं। यहाँ पर क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम है। तो ये इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3x3 का ये मैट्रिक्स है। तो यही एक मैट्रिक्स है जिसमें अरेंजमेंट है नंबर्स का रो वाइज एंड कॉलम वाइज। क्लियर हो गया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन सहित आप लोग को क्लियर हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, अब एग्जांपल्स देख लो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर 2 - 2 3 + 4 आयोटा 0 -1 6 5, ये जो एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, तो दो रो हैं, कॉलम कितना है 1 2 3, तो 2/3 का ये एक मैट्रिक्स है। क्लियर है, तो मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर आपको लिखना, मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है 5, बता सकता है कोई इसका ऑर्डर, कोई इसका ऑर्डर बता सकता है, कौन सा मैट्रिक्स है, मतलब इसका ऑर्डर पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ, क्या कोई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकता है। वेरी गुड, 1x1, यानी कि एक रो है एक कॉलम है, ठीक है। तो ये जो है मैट्रिक्स होता है, इसको डिनोट इस बॉक्स से भी करते हैं और इस ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बताओ मैट्रिक्स समझ में आ चुका। ये समझो एक तरफ से प्री प्लान होता है प्लेस का, जगह का। जैसे हम थिएटर में जाते हैं तो थिएटर में हमारे लिए क्या पहले से जगह बुकिंग होती है, तो वहां पर आप देखोगे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको सीट दिखाई देती है, जिसमें से हम चूज करते हैं कि हमको ये दोनों चाहिए सीट, यहाँ के दोनों सीट चाहिए, या 5 सीट चाहिए या 10 सीट चाहिए। तो उस हिसाब से आप वहां पर अरेंज कर सकते हो। मान लो अगर वहां सीट नहीं होता तो लोग कहीं भी रेंडमली खड़े रहेंगे, तो वहां पर एकदम क्या होगी, कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। ट्रेन ट्रेन में भी अगर आप बुक कर रहे हो, सीट बुक कर रहे हो, तो वहां पर भी हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। देखे होगे सारी चीजें अरेंजमेंट होती है। तो नंबर्स का अरेंजमेंट सिर्फ इतना ही समझो, मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि नंबर्स का अरेंजमेंट रो वाइज एंड कॉलम वाइज, ठीक है। और वो किस शेप में होते हैं, रिक्टेंगुलर। रिक्टेंगुलर क्यों बोल रहा हूं मैं, रिक्टेंगल समझते हो ना, ऐसा शेप होता है रिक्टेंगल। तो रिक्टेंगल मतलब यहाँ पर इस टाइप के शेप दिखाई देते हैं, तो ये रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, नंबर्स को रिक्टेंगुलर शेप में अरेंज किया जाता है, ठीक है। और इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इस नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके कुछ टाइप की, कि मैट्रिक्स अगर आप जान गए कि भाई अच्छा मैट्रिक्स का कलेक्शन तो है, ठीक है, समझ में आ गया, तो इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, तो टाइप से हम उसको और ज्यादा डीपली समझ सकते हैं, ठीक है।
जैसे इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो पहला ध्यान से समझोगे, ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, चाहो तो आप इससे टाइप से पहले, जैसे आप बोल रहे हो तो टाइप से पहले आप एक ऐसे क्वेश्चन को बनाओ जो मैट्रिक्स को जनरेट करता है, ठीक है। तो टाइप को हम नेक्स्ट में थोड़ा सा देख लेंगे, पहले मैट्रिक्स को जनरेट करना सीखते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दिया है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1, मेक अ मैट्रिक्स whose aij इक्वल्स टू अंडर रूट में i माइनस जे, ठीक है, वेयर i इक्वल्स टू 1 2 1 2 3, j इक्वल्स टू 1 2 3। क्या समझ आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के? क्वेश्चन को देख के क्या समझ आ रहा है? क्वेश्चन में लिखा है मेक अ मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाना है आप लोग को जिसके एलिमेंट्स डिफाइन है। वो ए आई जे की वैल्यू क्या दी हुई है, रूट ओवर अंडर रूट में आई माइनस जे लिखा हुआ है, ठीक है। जहां आई का मतलब है 1 2 3, 1 से लेके 3 तक वैल्यू रख सकते हो, जे का मतलब भी 1 2 3 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एलिमेंट्स डिफाइन है। ए आई जे क्या है बच्चों, ए आई जे की वैल्यू अंडर रूट में आई माइनस जे है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स जो बनेगा वो आई की वैल्यू 3 तक है, जे की वैल्यू भी 3 तक है, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स बनने वाला है। तो आपको मालूम होगा कि 3x3 का जो मैट्रिक्स कैसा डिफाइन होता है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आएंगे, पहला A11, A12, A13, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्लियर है। यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। जिसको जहां भी प्रॉब्लम हो तुरंत आप लोग पूछ सकते हो कि सर यहाँ नहीं समझ में आए। जहां नहीं समझ में आएगा वहां हम फिर से बताएंगे, कोशिश करते हैं कि भाई सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो, ठीक है। तो ये जो है एक 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। अब अपने को ये सारे एलिमेंट्स चाहिए कि A11 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A11, A12, A13, ऐसे लाइक 9 एलिमेंट्स है टोटल। ये 9 एलिमेंट्स को हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। और वो जनरेट कहां से होगा, दिया हुआ है ए आई जे की वैल्यू है रूट में आई माइनस जे। तो यहां पर ध्यान से समझना कि ए आई जे यहाँ पर जो नंबर है उसी चीज को अंडर रूट में आई माइनस जे करना है, ठीक है। तो पहला नंबर कौन सा था, A11। तो A11 क्या होगा, अंडर रूट के अंदर में 1 माइनस 1 हो जाएगा, और अंडर रूट में 0 मतलब 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। अच्छा A12 बताओ, A12 मतलब अंडर रूट में 1 माइनस 2, और ये अंडर रूट में कितना आएगा, -1। और हम जानते हैं अंडर रूट में -1 को आयोटा बोलते हैं, क्लियर है। पढ़कर आए होगे 11th क्लास में, या कहीं ना कहीं तो पढ़े होगे कि अंडर रूट में -1 को आयोटा बोलते हैं, या आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। A13 मतलब अंडर रूट में देखो आई जे लिखा है तो आई माइनस जे करना है, यहाँ A13 लिखा है मतलब 1 माइनस 3 करना है। समझ आ रहा है ना, 1 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट में -2। यहां से हम देखेंगे √2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट में -1 को आई बोलते हैं, तो √2 आयोटा हो जाएगा। ऐसे ही A13 तक तो हो चुका, अब किसकी बारी, अब हम निकालेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाले को। तो A21 मतलब ये आई है ये जे है, मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 होता है। A22 मतलब होता है बच्चों अंडर रूट में 2 माइनस 2, और ये 0 दे देगा। और A23 मतलब होगा अंडर रूट में 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 मतलब -1, और -1 को आयोटा बोलते हैं, क्लियर है। ये चीजें यहाँ तक की सभी बच्चों को क्लियर होगा तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे A31।
3 1 मतलब अंडर रूट में 3 - 1। ये मैं कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है aij मतलब अंडर रूट में i - j करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो 3 - 1 मतलब कितना हो जाएगा, √2। a32 मतलब कितना होगा बच्चों, रूट में 3 - 2, 3 - 2 मतलब 1। a33 मतलब अंडर रूट में 3 - 3, 3 - 3 मतलब 0, 0 का रूट 0। क्लियर हो गया। तो यहां से हम मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अब हमारा मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स में पहला था a11 की वैल्यू 0 आई, a12 की वैल्यू आई है, फिर a13 अंडर रूट में 2 आयोटा, √2 आयोटा, फिर a21 10 आई, तो 10 आई, फिर है √2 10, और ये मैट्रिक्स बन गया। बोलो सभी बच्चों को क्लियरली समझ आया कि नहीं आया कि मैट्रिक्स कैसे जनरेट करते हैं। तो मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक डिफाइन करेगा क्या, वैल्यू, एलिमेंट्स जो है कैसे बनाना है वो आपको डिफाइन करके दे दिया इसने, कि aij मतलब अंडर रूट में i - j करना था, जिससे हम यहाँ पर मैट्रिक्स एक बना पाए। क्लियर है। तो अब आते हैं मैट्रिक्स के टाइप को डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होता है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, सिर्फ इसको समझना है कि कौन कौन से टाइप होते हैं। थ्योरी वाली चीज को हम आप लोग को पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है, या अपलोड कर देंगे। तो पहला टाइप आता है, फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। मैं सिर्फ टाइप का नाम लिख रहा हूँ, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा मैट्रिक्स, दुनिया के वो सारे मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होते हैं, 3x4 का उसी में बना। तो 3x4 का बनाने के लिए एलिमेंट्स भी यहाँ डिफाइन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जे की वैल्यू को 1 से लेके 4 कर देगा, जे की वैल्यू को 1 2 3 4 कर देना, तो 3x4 के बन जाएंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बताया, रो मैट्रिक्स क्या होता है कि वो सारे मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाते हैं जिसमें केवल एक ही रो होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो, दिस देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ओके, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो है, लाइक 2 0 -3 5 ऐसा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछूं तो बताओ क्या होगा, एक रो है, कॉलम 1 2 3 4 है, तो 1/4 का ये मैट्रिक्स है। कॉलम कितना भी हो सकता है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो कितने होंगे, ओनली 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे दिए हैं, रो मैट्रिक्स नाम दे दिए। यानी कि जितने भी मैट्रिक्स थे ना, उन सब में कुछ कुछ छाटे हुए हैं और उनको हम एक नया नाम देते गए हैं कि इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है, सही बच्चों को क्लियर हो गया रो मैट्रिक्स। आते हैं, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड जो है जिसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान देना बच्चों, कॉलम की स्पेलिंग COLUMN होती है, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, सेम वही प्रोसेस, एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट कंटेन ओनली 1 कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि बच्चों हर बार ए ही होता है, आप इसको बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 3 0 ये भी एक मैट्रिक्स है, और इसमें रो कितने हैं, तो 3 रो हैं, कॉलम एक ही है। तो रो कुछ भी हो सकता है बट कॉलम एक ही रहेगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है, ओके। आते हैं थर्ड मैट्रिक्स जिसका नाम है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स, अब सिंगलटन मैट्रिक्स क्या काम है इसका, इसकी क्या डेफिनेशन है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें केवल ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम, यानी कि एक ही एलिमेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। जैसे -3, b = 5 या b = 100, ऐसे कोई भी नंबर दे दिए जो 1x1 का होता है, एक रो एक कॉलम होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है, सिंगलटन मैट्रिक्स।
तो क्या इसको हम रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं? एवरी सिंगलटन मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स, यस या नो? क्वेश्चन को समझो। एवरी सिंगलटन मैट्रिक्स इज रो ऑल्सो रो मैट्रिक्स, तो आंसर क्या आएगा, यस या नो? जितने भी सिंगलटन मैट्रिक्स हैं क्या वो रो मैट्रिक्स हैं? तो दुनिया के जितने भी सिंगलटन मैट्रिक्स है उसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो मतलब ये यही एक ऐसा मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स के साथ साथ कॉलम मैट्रिक्स भी है, जिसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली रो मैट्रिक्स अलग होता है, कॉलम मैट्रिक्स अलग होता है, लेकिन जो सिंगलटन मैट्रिक्स है इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन बेसिक टाइप के थे। इसके बाद आता है चौथा, एक है जिसका नाम है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स का मतलब है कि बच्चों कोई भी मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स जीरो हो, हाँ रो या कॉलम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 2x3 का मैट्रिक्स है बट सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? नल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में कोई दिक्कत आप लोग को? ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें भी देखिए यहाँ पर मैंने दे दिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऑर्डर कुछ भी हो बट सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं तो इसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। और नल मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ये याद रख लेना, नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। तो ये अलग से एक मैट्रिक्स है इसीलिए इसको हम लोग अलग से हाईलाइट करते हैं। तो नल मैट्रिक्स को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो चार मैट्रिक्स के टाइप तो आप लोग ऐसे ही पढ़ लिए कि ये चार बेसिक टाइप हैं। अभी और भी टाइप के होते हैं। ठीक है, फोर्थ टाइप पढ़ लिए ना, अभी पांचवा टाइप, फिफ्थ टाइप, जो कि है आपका जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर में दो टाइप के आते हैं। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला, इसके अंतर्गत में पहला आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों होगा। पहला है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर में ए आई जे टाइप के एलिमेंट हैं और ये एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे इफ जो है हॉरिजॉन्टल का शेप कब बनेगा, जब रो की संख्या कम कॉलम की संख्या ज्यादा हो। रो की संख्या कम हो जाए कॉलम से, जब एम एन से छोटा हो जाए तो उसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मींस ऐसा आपका हॉरिजॉन्टल शेप में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे इस पेज की बात करते हैं, जैसे आपके सामने ये पेज दिखाई दे रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल शेप में, आप लोग के सामने ये पेज दिखाई दे रहा है ना, तो ये कौन सा शेप हो गया, हॉरिजॉन्टल साइड। इसका साइज देखोगे तो आपको इस टाइप इधर ज्यादा दिखाई दे रही है, तो जिसकी लेंथ ज्यादा होती है तो वहां पर हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शेप का है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में जो रो है, नंबर ऑफ रो है वो कॉलम से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल कैसा बनाएंगे, ए मैट्रिक्स है, मैंने कहा रो को कम करना है, कॉलम बढ़ाना है, जैसे 1 0 2 3 5 -1 2 0 8, इसमें देख लो ये आप हॉरिजॉन्टल शेप में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमने दो रो लिया है बट कॉलम को बढ़ा दिया 1 2 3 4 ऐसा। तो जब रो की संख्या टोटल नंबर ऑफ रो लेस देन हो जाए टोटल नंबर ऑफ कॉलम से, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? इसके बाद आता है सेकंड, जिसका नाम है, दूसरा एक मैट्रिक्स है
और उस मैट्रिक्स का नाम है, इसी का ये सेकंड टाइप, ठीक है, जिसका नाम है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल, अब वर्टिकल मैट्रिक्स जो वर्टिकल के फॉर्म में है, तो वर्टिकल के फॉर्म में कब बनेगा, सेम लिखेंगे, सारी चीजें सेम होगी, बस यहाँ हॉरिजॉन्टल के जगह क्या लिख देंगे, वर्टिकल लिख देंगे। अब ये वर्टिकल कब बनेगा, इफ ये जो m है अगर हम ग्रेटर देन कर दें n से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो को ज्यादा बना दो, किससे, कॉलम से, तो उस केस में ये हॉरिजॉन्टल हटके क्या बन जाएगा, वर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे, तो a इक्वल टू, ऐसा बनाना है, इस शेप में दिखना चाहिए, मतलब रो बढ़ा दिया, कॉलम कम कर दिया, जैसे 1 2 3 -1 0 4 8 1 2 6 1 5 और 1 2 3 ऐसा। अब इसमें देखोगे तो ये इस शेप में बनना, क्यों, क्योंकि इसमें रो की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रो हैं और कॉलम 1 2 3 है। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों, कुछ ऐसा तो नहीं कहीं दिक्कत यहाँ डाउट हो रही है, एकदम बेसिक से धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप लोग को सारा चीज क्लियर होते जाए, समझ में आते जाए। तो रेक्टेंगल तो दो टाइप के होते ही हैं, है ना, हमने आपको क्या बताया, रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा शेप का, अभी आपको दिखा देते भाई। ये तो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल भी तो दो ही टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर मीन्स या तो इस शेप में दिखाई दे या तो इस शेप में दिखाई दे, इसी को रेक्टेंगल बोलते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल, है ना। जैसे आपको मान लो खिड़की बनवानी है, तो खिड़की का जो शेप है वो आप किस टाइप से बनवा सकते हो, या तो इधर ऐसा, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल शेप बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल शेप। जैसे मान लो किसी का अगर आपको बैनर या कुछ चीजें जो है बनवानी है, तो बैनर का आप साइज बताओगे, तो बैनर का साइज बताओगे भाई वो हॉरिजॉन्टल शेप में होना चाहिए या फिर वर्टिकल शेप में होना चाहिए। जैसे कई बड़े बड़े दुकान होती हैं जो छोटी छोटी दुकान होती है लेकिन लंबी होती है, तो वहां पर उनको इस टाइप के बैनर चाहिए रहते हैं, यहाँ पर पूरे ऑफर्स वगैरह लिखे रहते हैं। जिनका दुकान इस शेप में होता है तो वो इस टाइप के बैनर बनवाते हैं। तो ये जो है दोनों क्या है, रेक्टेंगल ही है, बट दोनों का जो है एक हॉरिजॉन्टल टाइप होता है और एक वर्टिकल टाइप होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में, तो पांचवा तक तो ये हो गया। उसके बाद छठवा जो है 6 नंबर का, वो आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी तक जो पढ़े वो कौन सा पढ़े, रेक्टेंगुलर शेप, अब पढ़ेंगे स्क्वायर शेप। अब स्क्वायर शेप में क्या रहता है, यहाँ पर देखिए दो केस हमने बनाए थे, कौन कौन सा केस, पहला केस m की वैल्यू n से छोटी थी, दूसरे केस में m की वैल्यू n के बड़ी थी, तो तीसरा केस क्या बनेगा, जब m और n इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो m है वो इक्वल हो जाता है n से, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, वो स्क्वायर बनेगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, लाइक 2 बाई 2 3 बाई 3 इस टाइप की चीजें, जैसे 1 2 3 4, ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रो और कॉलम इक्वल है। ऐसे हम ढेरों एग्जांपल दे सकते हैं, -1 3 2 4 5 1 6 1 9, ये जो मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स है। तो क्लियर समझ में आ गया। अब ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर मतलब जिसमें हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, रो और कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे हम लोग स्क्वायर इसमें भी बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी, जियोमेट्री में भी हम लोग बोलते हैं ना, दिस इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, तो इसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो चुका सभी बच्चों को, अच्छा यहाँ मिस्टेक है, ओके। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अब 6 के बाद 7 टाइप आता है, जो कि मेन यहां से स्टार्ट होता है, ये अब मेन होता है। ठीक है, जो कि आता है 7 नंबर, और 7 नंबर का मतलब है यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स,
अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, सबसे पहला कि मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल उसी में निकलता है जिसका वो स्क्वायर हो। तो पहली बात तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ए इक्वल टू ए आई जे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एन क्रॉस एन लिख दिया, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए एन और एन यहाँ दोनों जगह सेम लिख दिया, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद इसी को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगा, इफ diagonal elements are non-zero and other elements are zero। यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं अगर वो जीरो हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, ठीक है। मतलब ए आई जे की वैल्यू आप 0 लिख दो, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि ए आई जे की वैल्यू को 0 लिख दो जहां आई और जे नॉट इक्वल है। समझ पा रहे हो, जहां नॉट इक्वल मतलब ये ऐसे नंबर का जहां ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ऐसे जगह जाओ उसकी वैल्यू को 0 रख दो, बस यही बन गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक नंबर दिया यहाँ पर पोजीशन बताओ क्या होता है, A11, ये दोनों सेम है तो यहाँ कोई भी नंबर आएगा। यहाँ A12 होता है, A12 मतलब आई और जे दोनों डिफरेंट होते हैं तो वहां 0 लिखना है। यही तो बोल रहे हैं, जहां आई और जे इक्वल नहीं होते हैं वहां पर जाओ 0। इसी को बोलते हैं बच्चों नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब आई नॉट इक्वल टू जे, जो ये पोजीशन को छोड़ के, ठीक है, 0 5 0 0 0 8। क्लियर है। इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स और इसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये जो है आपके एक डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होना चाहिए। बिल्कुल 2 बाई 2 का बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, कैसे, 0 3 1 3 0 और 0 5, ऐसा कुछ भी बना दो। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और 1 बाई 1 में अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर कोई भी नंबर आएगा, दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है। ये जो सिंगलटन मैट्रिक्स है, देखो इसकी खास बात, एक तो ये सिंगलटन मैट्रिक्स है, दूसरी चीज ये रो मैट्रिक्स है, तीसरी चीज ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसके बाद ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद ये कौन सा आ चुका, डायगोनल मैट्रिक्स में भी काउंट होगा। एवरी सिंगलटन मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्लियर है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब 0 होना चाहिए, तो वो जो है डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक तरफ से डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि ये भी सेम पूरी डेफिनेशन है कि A इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है जिसमें ये n क्रॉस n मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे कब, इफ, अब ये जो ए आई जे है ना वो ऐसा डिफाइन होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसा, एक तो 0 होगा उस जगह पे जहां पर आई नॉट इक्वल टू जे होता है, वहां आपको 0 रखनी है, पहला केस। और जहां इक्वल होते हैं आई और जे, जो जिस पोजीशन पर इक्वल होता है वहां आपको कोई नंबर रखनी है, सेम नंबर आएगा अल्फा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, तो ए जैसे मैट्रिक्स है, जैसे 2 बाई 2 का बनाना है, तो ये दोनों, ये 1 1 पोजीशन है तो यहाँ अल्फा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ अल्फा। कहने का मतलब जो डायगोनल था वो कुछ भी नहीं आएगा, जो नंबर होंगे वो सेम नंबर होंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है।
जैसे ए की वैल्यू को मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 0 0 3, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया -3 -8 0 0 0 -8 0 0 0 -8, तो ये जो है एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? स्केलर मैट्रिक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स एक तरफ से डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, सिर्फ अंतर इतना है कि वहां डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर स्केलर में डायगोनल के जगह पर सेम नंबर होगा, जो भी नंबर होंगे वो सेम नंबर होंगे, तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑल्सो क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। 3x1 नहीं हो सकता, मेंशन कर दिया हूं बार बार। डायगोनल हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है? ये भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां मैं नोट करके लिख देता हूं। अगर ए कोई मैट्रिक्स लिखा गया है, ए आई जे है, और यहाँ पर अगर मैं n×n लिख दिया हूं, तो अगर ये दोनों सेम है तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये समझ लेना, स्क्वायर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में n और n ये दोनों सेम रहेगा। क्लियर है? 1×1 हो सकता है, 2×2 हो सकता है, 3×3 भी हो सकता है। अब बोलो कोई दिक्कत? स्क्वायर मैट्रिक्स समझ आया? तो स्क्वायर मतलब स्क्वायर के बाद ही इसको डिफाइन किया गया। स्क्वायर मतलब जिसमें रो और कॉलम क्या होने चाहिए? सेम। उसके बाद आया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो होगा। नेक्स्ट फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के जगह जो नंबर होंगे वो सेम नंबर होंगे, जो भी नंबर होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ भी नंबर दे दिया था रेंडमली, 3 5 8 कुछ भी नंबर है, तो ये सिर्फ डायगोनल है, लेकिन ये स्केलर नहीं है। स्केलर के लिए सेम होने चाहिए। समझ आ रही है बात? तो ये सिर्फ डायगोनल है, स्केलर नहीं है। स्केलर में जो भी नंबर होगा वो सेम होंगे, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर आई और जे जहां नंबर है वहां सेम नंबर आएगा, अल्फा या जो भी नंबर आएगा। अल्फा मीन्स कोई कांस्टेंट है, और जहां नॉट इक्वल टू जे वहां जीरो आएगा। क्लियर है? जैसे ये ऐसा समझ सकते हो कि मान लो ये आपके जो है, आपका क्या है, ये अलमारी है, कोई जो लाइब्रेरी में एक अलमारी है, ठीक है? तो यहाँ पर वो जो डायगोनल में बुक रखाई है, वही बुक यहाँ पर आएगी, वही बुक यहाँ पर आएगी, इस तरह से रहेगा। वो डायगोनल में क्या होना चाहिए? सेम बुक आनी चाहिए। सेम बुक अगर रखाई है तभी वो क्या कहलाएगा? डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ जो बुक रखाई है वही सेम अगर आ गया, बाकी सब खाली है, पूरा डेस्क खाली है, सिर्फ ऐसे डायगोनल में सेम बुक रखी गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। और यदि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट बुक रखाई है तो इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ये सब जगह खाली होना चाहिए, यहाँ पर एक भी बुक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? जो डैश होता है उस टाइप से इसको अरेंजमेंट किया जाता है। क्लियर है? स्केलर में समझ में आ गया ना? स्केलर में सेम नंबर आएंगे डायगोनल में, और डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में ही क्या है? कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है? इसके बाद एक और आ गया जो कि इसके जस्ट बाद 9 नंबर, जिसका नाम दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, और ये स्केलर के समान है, स्केलर मैट्रिक्स के समान है, ठीक है? ये मैट्रिक्स क्या बोलता है कि ए आई जे की वैल्यू, एक तो ये स्क्वायर होना चाहिए, ए की वैल्यू जो ए आई जे होती है, और यहाँ पर आपको n×n लिखना है, मतलब एक तो ये स्क्वायर होगा। दूसरी चीज की जो ए आई जे जो एलिमेंट है वो या तो 1 होंगे या तो 0 होगा। 1 उस जगह लिखना है जहां पर ये सेम होते हैं, और जहां आई और जे नॉट इक्वल होते हैं वहां आपको 0 रखना है। इसका मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट, इसका मतलब होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है? तो इसका अगर हम मैट्रिक, इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो आई मतलब जैसे 1×1 का बनाना है तो ये 1×1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2×2 का बनाना है तो 1 0 0 1, ये 2×2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3×3 का बनाना है तो आपको डायगोनल में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखना है। ये 3×3। ऐसे हम 4×4 भी बना सकते हैं,
5x5 भी बना सकते हैं। दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलो सबको क्लियरली समझ में आया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? और ये बताओ क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या ये जो मैट्रिक्स है मैं इसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? यस या नो? क्वेश्चन ध्यान से समझना। मैंने कहा क्या इस मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, यस या नो? कमेंट इन द बॉक्स। ओके ठीक है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहां पर सेम एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन क्या ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? क्या ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन पाएगा? मतलब ऐसा बोल सकता हूं क्वेश्चन कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नो। लेकिन एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ये हो सकता है। समझ आया? तो यहां पर हम उसमें छांटते हैं जो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए। पहला डायगोनल, दूसरा स्केलर और तीसरा आइडेंटिटी, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है स्केलर, और बाकी जो बचे हैं नॉर्मल, वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, मतलब ये पूरा, ये इसके अंदर में जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अंदर में दुनिया के सभी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसके अंदर में हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए। ये पूरे अंदर में कहीं भी कुछ भी मैट्रिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसको हम क्या नाम दिए हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अंदर में सिर्फ डायगोनल है, ठीक है ना। इसके अंदर में क्या है? सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला एरिया मान लो ले लिया मैंने डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये पूरे वो वाले मैट्रिक्स है जैसे इसके अंदर में 1 2 3 4 ऐसा इस टाइप के नंबर बाहर में, जहां पर कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन डायगोनल मतलब जिसके अंदर में डायगोनल में नंबर होंगे, बाकी जीरो होंगे। तो इसके अंदर में जैसे 2 3 0 0 इस टाइप के मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में होंगे। फिर इसी के ही अंदर में कुछ ऐसे भी मैट्रिक्स हैं जो स्केलर हो, जो छटे हुए हैं। जैसे मान लो ये वाला एरिया में, इसके अंदर में ये ऐसे मैट्रिक्स हैं, ये स्केलर वाला है, स्केलर मैट्रिक्स है ये। क्यों स्केलर? इसके अंदर में वो मैट्रिक्स होंगे जिसमें नंबर सेम होंगे, जैसे 3 3 ऐसे डायगोनल में, ठीक है। ये स्केलर मतलब ये डायगोनल के अंदर के ही हिस्से हैं। और इसके भी अंदर कुछ ऐसे मैट्रिक्स होंगे जो आइडेंटिटी वाले होंगे। इसके अंदर में 1 1 वाले भी तो होंगे, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी, नीड नॉट बी। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, नीड नॉट बी। ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? इस तरह से हम इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि इस तरह से इसको डिवाइड किया गया। तो ये तो टाइप के थे 9 टाइप के। इसके बाद आता है आपका 10वां टाइप, जो 10 टाइप के, जिसका नाम है ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर में फिर से 2 ठोक आएगा। पहला मैट्रिक्स है जिसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आप लोग पढ़कर आए हो बच्चों, कहाँ पर? न्यूमेरिकल मेथड में। जो बच्चे ने बीटेक पढ़ा है तो बीटेक में आप लोग को एक न्यूमेरिकल मेथड की एक बुक मिली होगी, वहां पर आप लोग इसको पढ़कर आए होंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग यूटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? जो ए आई जे जो एलिमेंट होते हैं, ध्यान देना, ये भी सब, चाहे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है। तो ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, ये भी क्या होगा? एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि ये जो ए मैट्रिक्स होगा, ए आई जे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। स्क्वायर के ही अंदर में ये सब चल रहे हैं, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से डिफाइन होते हैं? इसके अंदर में हम बोल सकते हैं कि
ए आई जे की वैल्यू 0 होती है, वो सब एलिमेंट 0 कर दो जहां पर अपर ट्रायंगुलर है ना, जब आई का मान जो है बड़ा हो जाए जे से, जहां जहां आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे है उस पोजीशन पर आप जाओ 0 कर दो, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल, एक तो मैंने 3x3 का बनाया, मान लो यहां पर देखो ये आई और जे इक्वल होते तो यहां कोई नंबर आएगा, यहाँ पर भी कोई नंबर आएगा, यहाँ पर भी कोई नंबर आएगा, यहाँ 0, यहाँ पर कोई नंबर, यहाँ पर कोई नंबर, ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ पर 3, या जो भी ऐसे नंबर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना तो अपर साइड में एक ट्रायंगल बना दिखाई देगा, देखो ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल से दिखाई देगा, ये एक ट्रायंगल अपर में ट्रायंगल बना होगा ये, इसीलिए इसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ऊपर में देखोगे एक ट्रायंगल बना होगा, है ना, लेकिन इसके जस्ट नीचे में क्या होने चाहिए, 0। अब ये 0 कौन सा पोजीशन, देखो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, आई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए जे से, जैसे इसका पोजीशन क्या होता है 2 1, A2 1, तो 2 बड़ा है ना 1 से, यहाँ 2 2 है, यहाँ 2 3 है, ये सब छोटे हैं या तो इक्वल है, यहाँ पर 3 1 है तो ये 3 बड़ा है 1 से इसलिए 0, 3 2 3 बड़ा है 1 से, यहाँ 3 3 इक्वल हो जा रहा है। तो ये इक्वल और लेस देन के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ ग्रेटर देन के बारे में बताया कि जहां पर आई की वैल्यू जे से बड़ी होती है वहां जाओ 0 पुट कर दो, तो ये जो बनेगा ट्रायंगल मैट्रिक्स वो कौन सा बनेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। क्लियर, समझ में आया सभी बच्चों को? सेम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी इसी का ही होता है, इसी का ही एक हिस्सा है कौन सा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये सेकंड हो गया लोअर, बस अपर के जगह क्या लिखेंगे, लोअर। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी सेम रहेगा, बस ये चेंज कर देंगे, आई की वैल्यू लेस देन जे कर दो, जहां जहां जे से छोटी होती है आई वहां 0 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ अब क्या बनेगा, ये एक नया मैट्रिक्स बनेगा। अब क्या करेंगे, उस प्लेस पे 0 करेंगे जहां पर आई की वैल्यू जे से छोटी होती है। जैसे ये मैट्रिक्स है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ 1 1 होता है तो 1 1 के बारे में तो नहीं बताया, सेम एलिमेंट्स के बारे में तो नहीं बताया, कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है 1 2 होता है, पोजीशन देखो A12 मीन्स आई जे, तो ये क्या है आई है, ये जे है, तो आई छोटा है जे से, तो इस पोजीशन पे आपको 0 पुट करना है। फिर यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ कोई नंबर आएगा, यहाँ कोई नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ पर कोई नंबर, यहाँ नंबर, और यहाँ पर कोई नंबर, तो इस टाइप के नंबर बनेंगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो लोअर में एक ट्रायंगुलर बना होगा, ऐसा देखोगे तो एक लोअर में एक ट्रायंगल बना होगा, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक लोअर में एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये आई जे क्या होता है, जे क्या होता है, इस पोजीशन को समझो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको मैं बड़े पोजीशन से बना के देख रहा हूँ। जैसे ये A11 है, A12 है, A13 है, मान लो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, A21, A22, A23, A31, A32, A3, ये इसका पोजीशन हो गया, ठीक है। अब ये डायगोनल के बारे में समझना, ये डायगोनल में क्या दिख रहा है, देखो आप इस डायगोनल पर गौर करो, देखो तो ये जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स आते हैं ना, इस डायगोनल के एलिमेंट्स में अगर आप देखोगे तो आई और जे इक्वल होते हैं, समझ पा रहे हो? देख लो यहाँ पर A11 आई आई जे जे, ये डायगोनल में जो होते हैं वो आई इक्वल जे कहलाता है, ठीक है। इस नीचे वाले पोजीशन में अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा, इस पोजीशन को देखो, ये वाले जो पोजीशन आ रहे हैं, इस पोजीशन वाले में सम में देखो रिलेशन, ये तीनों नंबर में रिलेशन देखोगे तो ये वाले एरिया में आई का मान बड़ा है, देखो तीनों केस में, तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन होती है जे से, समझ आया? और अपर वाले साइड में जाओगे, इसको देखोगे, ये वाले एरिया को देखोगे तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई देगा, आई की वैल्यू देखो, यहाँ 1 1 2 सब 3 से छोटा है, 2 से छोटा है, तो आई की वैल्यू जे से लेस देन होती है। क्लियर हुआ, समझ आया? तो मैट्रिक्स को 3 कैटेगरीज में से हम आधा आधा कर सकते हैं। बीच वाली लाइन जो होती है उसमें आई और जे इक्वल होते हैं, नीचे वाले में आई का मान जे से बड़ा होता है,
ऊपर वाले साइड में आई की वैल्यू जे से लेस देन होती है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर जब बनेगा तो अपर ट्रायंगुलर में ये पूरा जीरो होता है, लोअर ट्रायंगुलर में ये पूरा जीरो रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स रहेंगे। बोलो कोई डाउट, कोई दिक्कत? इसमें एक तो और भी कुछ रिलेशन है, जानते हो क्या? देखो दिखाता हूं अभी। यहां पर इसको ऐड करके देखो क्या आ रहा है, 1+1, ये 1 1 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया, 3 और 3 6 हो गया, ठीक है। अच्छा ऊपर में आ रहा है तो सब में देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 2। तो हम ऐसे देखते हैं ये वाले का पोजीशन, ये 2 और 1 3, 3 2 5, इस तरह से, फिर 1 और 3 एलिमेंट्स को ऐड करके भी कुछ रिलेशन निकालते हैं। तो ये जो 1 2 वाला पोजीशन है, 2 ये 3 आएगा तो ये भी 3 आता है, ये 4 आ रहा है तो ये 4 आता है, ये 5 आता है तो ये 5 आता है। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स में देखते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए तो जरूरत नहीं है सम का। अभी सिर्फ ये समझना है कि कहाँ आई और जे होते हैं, किस पोजीशन में आई और जे इक्वल होते हैं, कहाँ पर आई नॉट इक्वल टू जे होता है। ये दोनों पोजीशन में आई और जे अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। और ये दोनों को क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल में ये भी रहेगा, ये भी आता है नॉन डायगोनल में। क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? और जब यहां तक अगर आप कर लेते हो तो इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है कि मैट्रिक्स को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल टाइप है मैट्रिक्स के, बट अभी उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन और मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान समझना। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कौन सा ऑपरेशन लगता है और किस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आते जाए। पहला है एडिशन। एडिशन मतलब ऐड करना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कि कभी भी कोई मैट्रिक्स है मान लो, तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों के लिए क्या रूल है? रूल ये है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो बी भी वो मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली बात। क्या बोल रहे हो? डायगोनल और नॉन डायगोनल कैसे आया? जबकि डायगोनल तो उसको मानते हैं जिसमें डायगोनल को छोड़ के सब जीरो। ठीक तो वही चीज तो बोल रहा हूं मैं भी, ये वाला डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल को छोड़ के अन्य सभी जीरो हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। मैं मैट्रिक्स नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इस एलिमेंट्स को नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट है ये। इस साइड वाले एरिया को नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, इस साइड एलिमेंट को नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट समझते हो ना, अवयव है। और बीच वाले को डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, ठीक है ना, आपका भी वही है, लेकिन आप थोड़ा समझ नहीं पाए उसमें। मैंने भी वही बोल रहा हूँ कि ये जो बीच वाले होते हैं इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। अब वो डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे पढ़े थे या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पढ़े थे, ठीक है ना। हाँ, इसमें मैं ये अभी ये समझा रहा हूँ कि कौन से किधर के किधर एलिमेंट होते हैं। जब हम अपर पढ़ रहे हैं या लोअर पढ़ रहे हैं तो उसमें मेंशन किया था कि जो है ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, है ना, यहाँ पर उसमें भी दो टाइप की, इसमें ये नॉन डायगोनल और डायगोनल की बातें नहीं हुई। यहाँ पर मैंने लिखा है कि आई का मान जब जे से बड़ा होगा तो वहां जीरो रखना है, तो ये सब जीरो हो जाएंगे। बाकी जो बच रहे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। चलो ठीक है, तो आते हैं ऑपरेशन। कभी भी किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए सबसे मेन चीज क्या होना चाहिए, जो उनका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ऐड कैसे करते हैं? बाई कंपोनेंट वाइज, या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? बाई कंपोनेंट वाइज, ठीक है।
तो सेम कैटेगरी यानी कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। जैसे हम बात करें कि मेरे पास अगर 2 बकरी है और 2 गाय हैं, तो हम ऐड, इसी में मेरे को कोई एक और है, एक बकरी दे दिया और एक मुर्गी दे दिया, तो मैं ऐड कैसे कर सकता हूँ? बकरी बकरी ऐड कर सकते हैं, यानी कि पहले 2 बकरी था, किसी ने मुझे एक और बकरी गिफ्ट किया, तो टोटल 3 बकरी हो गया। तो कैटेगरी सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी ने मुझे एक और मुर्गा दे दिया है, तो वो किसी के साथ ऐड नहीं होगा, वो अलग से आ जाएगा। तो मेरे पास अब टोटल 3 टाइप के जानवर हो सकते हैं, ठीक है, एक बकरी हो गया, गाय हो गया और मुर्गा हो गया। तो ये कैटेगरीज को ऐड करना सीखो। तो यहाँ पर मैट्रिक्स अगर एक का ऑर्डर अगर मैंने दिया 1 2 3 5 0 1, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने अगर 2 क्रॉस 3 दिया हूं, तो दूसरा मैट्रिक्स भी यही ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑर्डर अगर चेंज हो गया तो कभी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और कैसे करते हैं? तो बाई कंपोनेंट वाइज करते हैं। कंपोनेंट वाइज मतलब समझते हो? ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ऐड कर रहे हो तो ऐड कर दो, 1 + 6 7 ऐसा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ -1 है, तो 2 - 1 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 3 + 3 6 हो जाएगा। 5 + 0 5 रहेगा, 0 + 5 5 रहेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना दिया हो तो आप लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? तो एक तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साथ में ही मैंने बता दिया कि कैसे करते हैं भाई, कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। बशर्ते पहला काम है चेक करना कि भाई आपका जो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम मस्ट बी ऑर्डर सेम, ठीक है। दोनों के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, तभी हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक की चीजें? उसके बाद आता है दूसरा प्रॉपर्टी जिसका नाम है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। दूसरा नाम है स्केलर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और करते कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, 1 2 -1 3 4 8 है, ये कोई मैट्रिक्स है। तो जब हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर का 2a किया, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ए कोई मैट्रिक्स होता है, ए कोई मैट्रिक्स होता है, तो इसमें हम k का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स बनता है इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे ए दिया है तो मैं 2a निकाल रहा हूँ, 2a मतलब क्या हो जाता है? 2 का मल्टीप्लाई करना है a में, 1 2 -1 3 4 8, और मल्टीप्लाई कैसे करना है? 2 का सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 - 2 6, 4 2 8, 8 2 16 ऐसा। ये है 2a। क्लियर? समझ में आया सभी बच्चों को? इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे काम करता है? जिस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, आप क्या करना है? सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करोगे, उसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? बोलते जाओ भाई, सारी चीजें क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप डिवाइड में भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 1/2 बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब वो अंदर जाएगा तो वो डिवाइड में बन जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल क्लियर है, ओके। अब इसको इसके बेस पे कई ठो क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने को दे दिया हुआ है क्वेश्चन, ए की वैल्यू है 3x - 4 5 इक्वल 5। ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू दी हुई है y -5 6 8। फाइंड करनी है आपको x एंड y।
वेयर 3a इक्वल है 3b, 3a इक्वल है 3b के, ऐसा। वेयर a माइनस b इक्वल है 0, ऐसा। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक चीज यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर भी 6 आएगा 8 आएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ क्वेश्चन कि a की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 3x68 है, b की वैल्यू है y माइनस 568 है, और कुछ लिखा हुआ है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर a माइनस बी की वैल्यू 0। तो क्या करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे दिया है ना। a माइनस बी करना है और इक्व टू 0 लगाना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई a माइनस बी इक्व टू 0 का मतलब होता है a इक्वल बी, ये उधर जाएगा तो b हो जाएगा। a की वैल्यू को रख दो, a की वैल्यू क्या है 3 है, 6 है, x है, 8 है, और यहाँ पर इक्वल में b की वैल्यू दी हुई है, y है 6 है, माइनस 5 है, 8 है। और आपसे पूछ रहा है कि x दोनों मैट्रिक्स, आप ध्यान से समझ रहे हैं, ये एक छूट गया टॉपिक, कौन सा, इक्वल मैट्रिक्स। कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, पहला उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम होने चाहिए, तो वो इक्वल मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब है, जब यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 होना चाहिए। तो 3 किसके इक्वल होना चाहिए, y के। तो हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और यहाँ से हम बोल सकते हैं x की वैल्यू -5 के बराबर होनी चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स बनता है। क्लियर है। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन आते हैं जिसमें रिलेशन दिया रहता है, रिलेशन फाइंड करना रहता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ए की वैल्यू दी हुई है मैट्रिक्स में, और लिखा हुआ है कि 2x + 1 3y 4z एंड 5w, और b की वैल्यू दी हुई है 7 9 12 10, ठीक है। और फाइंड करना है आपको x y z w वेयर a इक्वल b, जहां a और b दोनों इक्वल मैट्रिक्स, तो सिर्फ a और x y z की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि सिर्फ x y z w की वैल्यू फाइंड करनी, जहां पर a और b दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। बता दो भाई क्या आएगा इसका आंसर। 2 3 3 3 3 3 3 2, ओके। तो कैसे करना है, यहाँ पर a और b इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये वाला एलिमेंट्स जो है इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2x + 1 जो है वो 7 के इक्वल आएगा। यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। सिमिलरली 3y की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 3 3 जा 9। 4z जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, 12 के। तो ये जो है 12 के होगा, तो z की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी। और लास्ट में हम 5w जो है 10 के बराबर होगा, तो w की वैल्यू आएगी 2। तो इस तरह से x y z w आएगा 3 3 3 2। तो समझ आया, इस टाइप से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। x - y x + y 2x
+3 2y माइनस जेड 2y माइनस 5 इक्वल है फाइंड करना है x एंड y। x और y फाइंड करनी है जहां पर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिया हुआ है। वो जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स वो सब स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए उसको अभी पेंडिंग छोड़ो, अभी बेसिक खत्म कर रहे हैं हम लोग। जल्दी बताओ इसका क्या आएगा सोल्यूशन। फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर x माइनस वाई है 8 के यहाँ पर, तो यहाँ से एक x निकल जाएगा, तो 2x प्लस 3 इक्वल कर दो 5 के, तो ये उधर जाएगा तो -3 होगा, तो 2x इक्वल 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा 2y माइनस 5 इक्वल 10 है, तो यहाँ से 2y इक्वल 15 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15/2। ठीक है, उसके बाद x और y बस बोला है। अब ये चेक करने के लिए कि अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे 8 मिलता है कि नहीं मिलता है, देख लो। यहाँ x माइनस वाई करोगे तो अगर हम देखेंगे x माइनस वाई इक्वल x की वैल्यू आई है 1 माइनस वाई की वैल्यू आई है 15/2, तो 2 इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शायद ये मिस्टेक लिखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, पूरा वैल्यू होना चाहिए वैसे, तो यहाँ पर इक्वल होना चाहिए ना मैट्रिक्स के, तो यहाँ पर ये जो है 2 1 जो 2 माइनस 15 करोगे तो माइनस का 13/2 आना चाहिए, मतलब यहाँ मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पर 13/2 होना चाहिए ऐसा। और x प्लस वाई करते हो तो तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, x प्लस वाई मीन्स 1 प्लस 15/2, तो ये आएगा 17/2, ऐसा मैट्रिक्स देगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, 17/2 ऐसा पूरा कंप्लीटली होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं हड़बड़ी करोगे कि आप देख लोगे, जैसे एक क्वेश्चन में अभी एरर आ जाता है वैसा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, x और y को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, रखने पर मैट्रिक्स इक्वल बनना चाहिए। तो वो क्वेश्चन जो देगा वो ऐसा ही देगा, यहाँ पर जो ऐसे नंबर्स आएंगे कि यहाँ सिंप्लीफाई करने पर सेम एलिमेंट्स बनने चाहिए। ठीक है, अगर वो कुछ भी दे रहा है मतलब वहां पर गलत हो सकता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना कि जैसे मैंने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से x निकाल लिया, यहाँ से y निकाल लिया, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर ये आना चाहिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर ये आना चाहिए। अगर आ रहा है तभी हमारा करेक्ट आंसर आएगा, या तो क्वेश्चन मिस्टेक होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन मिस्टेक था, यहाँ -13/2 और 17/2 होना चाहिए, तभी हम इसको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही आएगी वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। अब ये एक क्वेश्चन आप लोग के लिए अभी फिलहाल के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग को ट्राई करना है। a की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर -1 3 4 7 है, b की वैल्यू दी हुई है इसमें 6 5 0 9, और एक कंडीशन है फाइंड कैपिटल X वेयर 2x प्लस a इक्वल b, 2x प्लस a इक्वल b। आपको x फाइंड करना है। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। तो a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और आपको x फाइंड करना है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि 2x प्लस a करने पर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा जो है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो है ना, एक तो ये जो डाउट होता है ना, आप लोग उस क्वेश्चन को बकायदे एक कॉपी में लिख के रखो। ठीक है,
और फिर एक जगह क्वेश्चन, मतलब 1 वीक में जो जो पढ़ रहे हैं, जो जो क्वेश्चन पे डाउट आता है, या तो आप ग्रुप में डिस्कस कर लो, अगर क्लियर हो गया तो ठीक, अदरवाइज नहीं क्लियर होता तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, मेरे को एक साथ भेजना, हम लोग वीक में कर लेंगे उसको, ठीक है लास्ट। Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.